जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने मान ली होती हैं, तो आप इसे कैसे समझाते हैं? या इससे बेहतर, जब दूसरे ऐसी चीजें हासिल कर लेते हैं जो सभी मान्यताओं को चुनौती देती हैं, तो आप इसे कैसे समझाते हैं? उदाहरण के लिए, एप्पल इतना इनोवेटिव क्यों है? साल दर साल वे अपने सभी प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, और फिर भी वे सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी हैं। वे भी बाकी सबकी तरह ही हैं। उनके पास भी वही टैलेंट है, वही एजेंसियां हैं, वही कंसल्टेंट्स हैं, वही मीडिया है। तो फिर ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? मार्टिन लूथर किंग ने सिविल राइट्स मूवमेंट क्यों लीड किया? वह केवल वही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने प्री सिविल राइट्स अमेरिका में दुख झेला हो, और वे निश्चित रूप से उस समय के अकेले महान वक्ता भी नहीं थे। तो क्यों वही? और राइट ब्रदर्स नियंत्रित पावर्ड मैन फ्लाइट का समाधान कैसे निकाल पाए, जबकि कई अन्य टीमें उनसे ज्यादा योग्य थीं, ज्यादा फंडेड थीं? फिर भी उन्होंने पावर्ड मैन फ्लाइट हासिल नहीं की, और राइट ब्रदर्स ने उन्हें हराया। यहां कुछ और चल रहा है। करीब 3.5 साल पहले मैंने एक खोज की, और इस खोज ने मेरे सोचने के तरीके को सब पूरी तरह बदल दिया कि दुनिया कैसे काम करती है। इसने यहां तक कि मेरे काम करने के तरीके को भी गहराई से बदल दिया। जैसा कि सामने आया, इसमें एक पैटर्न है। जैसा कि सामने आया, दुनिया के सभी महान प्रेरणादायक नेता और संगठन, चाहे वह एप्पल हो, मार्टिन लूथर किंग हो या राइट ब्रदर्स, वे सभी एक ही तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं और संवाद करते हैं। और यह सब दूसरों के बिल्कुल उलट है। मैंने बस इसे कोडिफाई किया है, और यह शायद दुनिया का सबसे सरल विचार है। मैं इसे गोल्डन सर्कल कहता हूं। क्यों? कैसे? क्या? यह छोटा सा विचार बताता है कि कुछ संगठन और कुछ नेता प्रेरित करने में सक्षम क्यों हैं, जबकि अन्य नहीं। आइए जल्दी से इन शर्तों को परिभाषित करें। दुनिया का हर व्यक्ति, हर संगठन जानता है कि वे क्या करते हैं, 100%। कुछ जानते हैं कि वे यह कैसे करते हैं, चाहे आप इसे डिफरेंशिएटेड वैल्यू प्रोपोजिशन कहें, या आपकी प्रोप्राइटरी प्रोसेस, या आपकी यूएसपी। लेकिन बहुत ही कम लोग या संगठन यह जानते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। और क्यों से मेरा मतलब मुनाफा कमाना नहीं है। यह तो एक परिणाम है। यह हमेशा एक परिणाम होता है। क्यों से मेरा मतलब है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी वजह क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपका संगठन क्यों अस्तित्व में है, आप सुबह बिस्तर से उठते क्यों हैं, और किसी को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। इसका परिणाम यह है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं, संवाद करते हैं, वह बाहर से अंदर की ओर होता है। यह स्पष्ट है। हम सबसे स्पष्ट चीज से शुरू करते हैं और सबसे अस्पष्ट चीज तक जाते हैं। लेकिन प्रेरित नेता और प्रेरित संगठन, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, चाहे उनका उद्योग कुछ भी हो, वे हमेशा अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं, काम करते हैं और संवाद करते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। मैं एप्पल का उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि इसे समझना आसान है और हर कोई इससे जुड़ सकता है। अगर एप्पल बाकी सभी की तरह होता, तो उनका मार्केटिंग संदेश कुछ इस तरह होता: हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, वे खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं, इस्तेमाल में आसान हैं और यूजर फ्रेंडली हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? हम ये वही तरीका है जिससे ज्यादातर लोग संवाद करते हैं। यही तरीका है जिससे ज्यादातर मार्केटिंग और सेल्स की जाती है। यही तरीका है जिससे हम आपस में संवाद करते हैं। हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर बताते हैं कि हम कैसे अलग या बेहतर हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला कोई प्रतिक्रिया देगा। एक खरीद, एक वोट, कुछ भी। यह हमारी नई लॉ फर्म है। हमारे पास सबसे अच्छे वकील हैं, सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं, और हम हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए प्रदर्शन करते हैं। यह हमारी नई कार है। यह शानदार माइलेज देती है, इसमें लेदर सीट्स हैं। हमारी कार खरीदें। लेकिन यह प्रेरणादायक नहीं है। अब देखिए कि एप्पल वास्तव में कैसे संवाद करता है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं। हम अलग तरीके से सोचने में विश्वास करते हैं।
हम यथास्थिति को इस तरह से चुनौती देते हैं कि हमारे उत्पाद खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं, इस्तेमाल में आसान हैं और यूजर फ्रेंडली हैं। हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? पूरी तरह से अलग, है ना? अब आप मुझसे कंप्यूटर खरीदने के लिए तैयार हैं। मैंने केवल जानकारी के क्रम को उलट दिया। यह हमें यह साबित करता है कि लोग आपके क्या खरीदते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लोग आपके क्यों खरीदते हैं? इसीलिए हम सब एक कंप्यूटर एप्पल से खरीदने में सहज हैं, लेकिन हम एक MP3 प्लेयर भी एप्पल से खरीदने में उतने ही सहज हैं, या एक फोन, या एक DVR। जैसा कि मैंने पहले कहा, एप्पल सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी है। संरचनात्मक रूप से कुछ भी उन्हें उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग नहीं करता। उनके प्रतिस्पर्धी समान रूप से सक्षम हैं ये सब उत्पाद बनाने में। असल में उन्होंने कोशिश भी की। कुछ साल पहले गेटवे ने फ्लैट स्क्रीन टीवी लॉन्च किए थे। वे फ्लैट स्क्रीन टीवी बनाने में सक्षम थे। वे सालों से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर बना रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। डेल ने MP3 प्लेयर और PDA बनाए। उन्होंने बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद बनाए। वे सही डिजाइन के उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। असल में आज हम सोच भी नहीं सकते कि डेल से MP3 प्लेयर खरीदें, लेकिन हम हर दिन एप्पल से खरीदते हैं। लोग आपके क्या नहीं खरीदते, वे आपके क्यों खरीदते हैं? उद्देश्य यह नहीं है कि आप हर किसी के साथ व्यापार करें जिसे आपकी जरूरत हो। उद्देश्य है कि आप उनके साथ व्यापार करें जो आप में विश्वास करते हैं। अब सबसे अच्छी बात, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वह मेरी राय नहीं है। यह सब जैविक सिद्धांतों पर आधारित है, मनोविज्ञान नहीं, जीव विज्ञान। यदि आप मानव मस्तिष्क का ऊपर से नीचे तक क्रॉस सेक्शन देखें, तो यह वास्तव में 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जो पूरी तरह से गोल्डन सर्कल से मेल खाते हैं। हमारा नवीनतम मस्तिष्क, हमारा होमोसेपियन ब्रेन, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है, यह क्या स्तर से संबंधित है? नियोकॉर्टेक्स हमारे सभी तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक सोच और भाषा के लिए जिम्मेदार है। मध्य के 2 हिस्से हमारे लिम्बिक ब्रेन बनाते हैं, और हमारा लिम्बिक ब्रेन हमारी सभी भावनाओं, जैसे विश्वास और वफादारी, के लिए जिम्मेदार है। यह मानव व्यवहार, सभी निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार है, और इसमें भाषा की क्षमता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जब हम बाहर से अंदर की ओर संवाद करते हैं, हाँ, लोग सुविधाओं और लाभों जैसी जटिल जानकारी को समझ सकते हैं, लेकिन यह व्यवहार को प्रेरित नहीं करता। जब हम अंदर से बाहर संवाद करते हैं, तो हम सीधे मस्तिष्क के उस हिस्से से बात करते हैं जो व्यवहार को नियंत्रित करता है, और फिर हम लोगों को इसे उन ठोस चीजों के साथ तर्क संगत बनाने देते हैं जो हम कहते और करते हैं। यही कारण है कि गट फीलिंग से निर्णय लिए जाते हैं। कभी कभी आप किसी को सभी तथ्य और आंकड़े दे सकते हैं, और वे कहते हैं, मुझे पता है कि सभी तथ्य और विवरण क्या कहते हैं, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगता। हम फील शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है, भाषा को नियंत्रित नहीं करता। हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह है, मुझे नहीं पता, यह सही नहीं लगता। या कभी कभी आप कहते हैं कि आप दिल या आत्मा से काम ले रहे हैं, मुझे खेद है, लेकिन यह सब यहीं आपके लिम्बिक ब्रेन में हो रहा है, जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है, भाषा को नहीं। लेकिन यदि आप नहीं जानते कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं, और लोग प्रतिक्रिया करते हैं कि आप क्यों करते हैं, तो आप लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? चाहे वे आपको वोट दें, कुछ खरीदें, या सबसे महत्वपूर्ण, आपके काम का हिस्सा बनना चाहें। उद्देश्य केवल उन लोगों को बेचना नहीं है जिन्हें आपके उत्पाद की आवश्यकता है। उद्देश्य है उन लोगों को बेचना जो आपके विश्वास को साझा करते हैं। उद्देश्य केवल उन लोगों को काम पर रखना नहीं है जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है। उद्देश्य है उन लोगों को काम पर रखना जो आपके विश्वास को साझा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप लोगों को केवल इसलिए काम पर रखते हैं क्योंकि वे एक काम कर सकते हैं, तो वे आपके पैसे के लिए काम करेंगे। लेकिन यदि वे वही विश्वास करते हैं जो आप करते हैं, तो वे आपके लिए खून पसीने और आंसुओं के साथ काम करेंगे।
अब कहीं और से बेहतर उदाहरण राइट ब्रदर्स का हो सकता है। कई लोग सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली के बारे में नहीं जानते, और 20वीं सदी की शुरुआत में संचालित मानव उड़ान की खोज आज के .com के समान थी। हर कोई इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली के पास वह सब था जिसे हम सफलता का नुस्खा मानते हैं। अच्छा, सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली को वॉर डिपार्टमेंट से $50,000 दिए गए थे ताकि वह उड़ने वाली मशीन का पता लगाएं। पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह हार्वर्ड में प्रोफेसर थे और स्मिथसोनियन में काम करते थे और बड़े बड़े दिमागों से जुड़े हुए थे। उन्होंने उन दिनों के सबसे बेहतरीन दिमागों को काम पर रखा, और बाजार की परिस्थितियां शानदार थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स हर समय उनके साथ रहता था, और हर कोई लैंगली के लिए उत्साहित था। तो फिर क्यों हमने सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली का नाम कभी नहीं सुना? कुछ 100 मील दूर डेटन, ओहायो में ऑन्डरविल और विल्बर राइट, उनके पास सफलता के लिए वह कुछ भी नहीं था जो हमें लगता है कि होना चाहिए। उनके पास कोई पैसा नहीं था। उन्होंने अपने सपने को अपनी साइकिल की दुकान की आय से पूरा किया। राइट ब्रदर्स की टीम में एक भी व्यक्ति के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, यहां तक कि ऑरविल और विल्बर के पास भी नहीं। और न्यूयॉर्क टाइम्स उनके पीछे कहीं नहीं था। फर्क सिर्फ यह था कि राइट ब्रदर्स एक उद्देश्य, एक कारण और एक विश्वास से प्रेरित थे। वे मानते थे कि यदि वे इस उड़ने वाली मशीन का पता लगा सकते हैं तो यह दुनिया की दिशा बदल देगा। सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली अलग थे। वह अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहते थे। वह परिणाम के पीछे भाग रहे थे। वह धन और प्रसिद्धि की तलाश में थे। और देखिए क्या हुआ। जो लोग राइट ब्रदर्स के सपने में विश्वास करते थे, उन्होंने उनके साथ खून पसीने और आंसुओं के साथ काम किया। दूसरों ने सिर्फ तनख्वाह के लिए काम किया। वे बताते हैं कि हर बार जब राइट ब्रदर्स उड़ने की कोशिश करते थे, उन्हें 5 सेट पार्ट्स ले जाने पड़ते थे, क्योंकि वे हर बार क्रैश कर जाते थे। और अंततः 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी, और वहां कोई भी इसे देखने के लिए नहीं था। हमें इसके बारे में कुछ दिनों बाद पता चला, और यह और अधिक साबित करता है कि लैंगली गलत कारणों से प्रेरित थे। जिस दिन राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी, लैंगली ने छोड़ दिया। वह कह सकते थे, यह एक अद्भुत खोज है दोस्तों, और मैं आपकी तकनीक में सुधार करूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह पहले नहीं थे, वह अमीर नहीं हुए, वह प्रसिद्ध नहीं हुए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लोग यह नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे यह खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। यदि आप उस बारे में बात करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, तो आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है कि आप उन लोगों को आकर्षित करें जो उसी पर विश्वास करते हैं? इसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का नियम कहते हैं। यदि आप इस नियम को नहीं जानते हैं, तो आप इसकी शब्दावली को जानते हैं। हमारी जनसंख्या के पहले 2.5% हमारे इनोवेटर्स होते हैं। अगले 13.5% हमारे अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं। अगले 34% आपका अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स हैं। लैगार्ड्स सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पुरानी चीजें उपलब्ध नहीं होती। हम सभी इस पैमाने पर विभिन्न समय पर विभिन्न स्थानों पर होते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का नियम हमें बताता है वह यह है कि यदि आप किसी विचार की बड़े पैमाने पर सफलता या स्वीकार्यता चाहते हैं, तो आप इसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप इस टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचते, जो कि 15 से 18% बाजार के बीच होता है। मैं व्यवसायों से पूछना पसंद करता हूं, आपकी नई बिक्री पर कितनी रूपांतरण दर है? वे गर्व से कहते हैं, लगभग 10%। ठीक है, आप 10% ग्राहकों पर आसानी से ठोकर खा सकते हैं। हर किसी के पास लगभग 10% ग्राहक होते हैं जो इसे समझते हैं। तो यह यहां है, यह छोटा अंतर जिसे आपको बंद करना है, जैसा कि जेफरी मूर इसे कहते हैं, क्रॉसिंग दैट कैज़म। क्योंकि आप देखिए, अर्ली मेजॉरिटी तब तक कुछ नहीं अपनाएगी जब तक किसी और ने इसे पहले नहीं अपनाया हो। और ये लोग, इनोवेटर्स और अर्ली एडॉप्टर्स, वे सहज निर्णय लेने में अधिक सहज होते हैं।
वे उन सहज निर्णयों को लेने में अधिक सहज होते हैं जो इस बात से प्रेरित होते हैं कि वे दुनिया के बारे में क्या मानते हैं, न कि सिर्फ कौन सा उत्पाद उपलब्ध है। ये वही लोग हैं जो पहले आईफोन खरीदने के लिए 6 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, जबकि आप इसे अगले सप्ताह आसानी से स्टोर से खरीद सकते थे। इन लोगों ने पहले फ्लैट स्क्रीन टीवी के लिए $40,000 खर्च किए, भले ही तकनीक उस समय कमजोर थी। और वैसे उन्होंने इसे इसलिए नहीं किया क्योंकि तकनीक इतनी शानदार थी। उन्होंने इसे अपने लिए किया क्योंकि वे पहले बनना चाहते थे। लोग यह नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे यह खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। और जो आप करते हैं वह केवल यह साबित करता है कि आप क्या मानते हैं। अंत में, चाहे व्यक्ति हो या संगठन, हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो नेतृत्व करते हैं, न कि इसलिए कि हमें करना है, बल्कि इसलिए कि हम करना चाहते हैं। और यह वे लोग हैं जो क्यों से शुरू करते हैं, जिनमें आसपास के लोगों को प्रेरित करने या ऐसे लोगों को खोजने की क्षमता होती है जो उन्हें प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।